नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के वायदों का पिटारा खुलने का सिलसिला जारी है। आज भाजपा ने अपने संकल्प पत्र की पहली कड़ी जारी की है। अभी तक सभी दलों ने क्या किए हैं वायदे और क्या है उन वायदों का जमीनी हकीकत, इस विषय पे आज हम करेंगे न्यूज नाइट में विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर की मोबिलिटी एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कही बड़ी बात है। दिखाएंगे खबर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कौन सा ऐप आज हुआ है लॉन्च। बताएंगे किन खिलाड़ियों को आज मिला है खेल रत्न का पुरस्कार। दिखाएंगे महाकुंभ की भव्य तस्वीरें। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र का पहला भाग। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, एलपीजी सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी समेत कई बड़े वायदे। केजरीवाल ने दिल्ली की बसों में छात्रों को फ्री यात्रा कराने का किया वायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी क्षेत्र में अप्रत्याशित कायाकल्प और अभूतपूर्व वृद्धि की बनेगी साक्षी। यात्रा में सुगमता को बताया भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 11,440 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और आवंटन के लिए सचिवों की समिति के गठन का भी फैसला। मोबाइल कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया संचार साथी ऐप। लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना होगा, बेहद आसान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए 2024 के खेल पुरस्कार। डी कुकेश, हरमनप्रीत और मनु भाकर हुए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार समेत कई और पुरस्कारों से भी खिलाड़ी हुए सम्मानित। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात दिल्ली से जुड़ी सियासत की खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अपना पहला संकल्प पत्र जारी किया तो सभी वर्गों के लिए वायदों का पिटारा खोलते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा किया तो बुजुर्गों के लिए 3000 रुपए तक की पेंशन का ऐलान किया है। बीजेपी ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है तो दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख का अतिरिक्त बीमा देने का भी वायदा किया गया है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने और होली दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है। क्या है वायदों की पूरी लिस्ट, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली में अगर बीजेपी को सरकार बनाने में कामयाबी मिलती है तो बीजेपी आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को हरी झंडी दी जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र 1 में पहली ही कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने का वायदा किया गया है। प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे। आइए डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य घोषणाओं पर एक नजर। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देगी सरकार। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना में महिलाओं की स्वास्थ्य की होगी चिंता। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वायदा। गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशनल किट दी जाएगी। दिल्ली की हर माँ और नवजात बच्चे को मिलेगा संतुलित आहार। अब दिल्ली में कोई नहीं रहेगा बीमारी में लाचार।
पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वायदा। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख देगी केंद्र सरकार। इसके अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर राज्य सरकार देगी। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मिलेगा लाभ। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अटल कैंटीन योजना की जाएगी लॉन्च। अटल कैंटीन योजना में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में 5 रुपए में मिलेगा खाना। भाजपा की सरकार बनने के बाद भी दिल्ली में वर्तमान योजनाएं जारी रहेंगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भी जिक्र किया है। आने वाले दिनों में बीजेपी संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा भी लेकर आएगी। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के इस पहले संकल्प पत्र का कैसे पलटवार करती है और फिर बीजेपी उसका क्या काट निकालती है, यह दूसरे और तीसरे संकल्प पत्र से पता चल पाएगा। बहरहाल बीजेपी का संकल्प पत्र खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी तो किया है, लेकिन ये उसका पहला चरण है। इसी प्रकार से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी सिलसिलेवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपनी अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक साथ सभी ने अपना पिटारा नहीं खोला है। तो अभी तक किन बड़ी बातों को लेकर तीनों ही बड़े दलों से बातें सामने आई, आइए आपके सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। दिल्ली वालों के लिए वायदों के संकल्प की बात की जाए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या कुछ बड़ी बातें की, उसका जिक्र करते हैं। महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बार के चुनाव में एक बार फिर से महिलाओं को, आधी आबादी को लेकर ही हो रही है। बीजेपी ने घोषणा की है कि 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को उनके सम्मान के तौर पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए का वायदा किया है, तो कांग्रेस पार्टी भी 2500 रुपए का वायदा कर चुकी है दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद में। ये तीनों दल इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं से, या कहा जाए घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मसला है सिलेंडर को लेकर। गैस सिलेंडर को लेकर बीजेपी ने कहा है कि वो प्रति सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी देगी। उसने आज जो घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र में कहा है 500 रुपए की सब्सिडी देगी। तो आम आदमी पार्टी ने कहा है अभी तक इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो 500 रुपए में ही गैस का सिलेंडर देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी जल्दी ही इसके बारे में अपनी बात को सामने रखेगी, तब स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या आम आदमी पार्टी इससे आगे बढ़ के भी कुछ वायदा करती है। तो महिलाओं और सिलेंडर को लेकर यह स्थिति थी। और कुछ मुद्दों पर बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर आज बीजेपी ने कहा कि वो आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करेगी और 51 लाख लोगों को उसका फायदा होगा, जिससे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार में जीतने के बाद में दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 10 लाख रुपए का बीमा की बात होती नजर आती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि वो संजीवनी योजना लेकर आएगी और 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की घोषणा एक तरीके से वो पहले ही कर चुकी है। तो कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि वो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आएगी अगर वो सत्ता में आती है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हम सिलसिलेवार तरीके से कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि आखिर किस दल ने क्या कहा है। खाद्य सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने आज इस बात की घोषणा की है कि वो दिल्ली में अटल कैंटीन चलाने की शुरुआत करेगी और झुग्गी वाले इलाकों में 5 रुपए प्रति थाली एक तरीके से देगी, यानी कि एक व्यक्ति को 5 रुपए में उसका खाने के लिए खाना मिलेगा, उसके भरपेट तरीके से खाना मिलेगा अटल कैंटीन के माध्यम से। आम आदमी पार्टी ने अभी इसको लेकर कुछ स्पष्टता बात नहीं कही है, उम्मीद कर सकते हैं वो जल्दी कहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि वो राशन किट वितरित करेगी जिसके तहत फ्री चावल, चीनी, तेल और दाल होगी, साथ ही साथ चाय की पत्ती भी एक तरीके से देंगे उस किट के तहत। ये एक तरीके से कांग्रेस ने वायदा किया है। तो कोशिशें लगातार है, सभी दल अपनी अपनी ओर से बातें कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कहा है कि 70 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग लोगों को 3000 रुपए पेंशन होगी, तो 60 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन होगी। आम आदमी पार्टी 2500 रुपए की पेंशन की बात कर रही है, तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का एक तरीके से वो ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने अभी इसको लेकर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है, उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी शायद अपने इस पत्ते खोलेंगे। तो देखा जाए बुजुर्गों, महिलाओं, घर की गृहस्थी और झुग्गी झोपड़ी वालों को लेकर लगातार तमाम बातें इन दलों के माध्यम से की गई हैं। युवा और छात्रों के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से इस वर्ग को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि बसों में छात्रों की फ्री यात्रा होनी चाहिए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस 1 साल तक 8500 रुपए प्रति महीना युवाओं को स्टाइपेंड देने का घोषणा कर चुकी है। ये एक तरीके से कांग्रेस की घोषणा है। बिजली को लेकर बीजेपी ने कहा है कि जो व्यवस्था चली आ रही, फ्री बिजली की व्यवस्था, वो जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है। तो कांग्रेस ने
300 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा की है। तो ये भी अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से हर उस बात को लेकर सभी दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण वायदे हैं। शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आज कहा है कि जो व्यवस्था चली आ रही फ्री की व्यवस्था शिक्षा को लेकर जो है, ऐसी व्यवस्था लगातार चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि साहब हम फ्री शिक्षा को लगातार लागू करेंगे, और कांग्रेस ने अभी अपने एक तरीके से इस मुद्दे पे अभी अपनी बात को स्पष्ट तौर पे नहीं रखा है। तो निश्चित तौर से इसको लेकर भी कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सेवाओं को लेकर स्थिति दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच में किस प्रकार से एक रस्साकशी वायदों के आधार पर भी चल रही है, और सबके वायदे को लेकर जनता तय करेगी कि आखिर किसके वायदे में कितना दम है। ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जिसका हमने आपसे जिक्र किया, जिन तमाम योजनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का काम पूरा हो गया। सभी दलों के बचे हुए प्रत्याशियों ने आज पर्चा भरने का काम पूरा कर दिया। इस बीच पार्टियों के स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार का काम भी लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छात्रों को मेट्रो में आधे खर्चे पर यात्रा करने के लिए पीएम मोदी को आज पत्र लिखा है। तो भाजपा और कांग्रेस ने आप पर हमला बोला और कहा कि 11 सालों से इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ क्यों नहीं किया। क्या हुआ आज दिन भर दिल्ली की सियासत में, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली में पूरा हुआ नामांकन, दिग्गजों ने किया शक्ति प्रदर्शन, वादों पर हो रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। क्या होगा जनता का आदेश? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन का काम पूरा हो गया। आखिरी दिन भी तमाम प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली और जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके नामांकन के दौरान नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी उनके साथ मौजूद दिखी। नीरज बसोया ने अपने नामांकन के दौरान कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो आप सरकार को बदल करेंगे। आपको दिख रहा है दिल्ली में भाजपा की सुनामी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार जाएगी। तो ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। टूटी हुई सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है, मलिन यमुना जी से मुक्ति का दिन है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने वजीरपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरा और जीत का दावा किया। चुनावी बिगुल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की विजय की तूती भी वजीरपुर विधानसभा में बच गई है, और इस बात के लिए जनता ने हमें आश्वस्त किया। नामांकन के साथ ही प्रचार का काम भी तेज हो गया है, साथ ही वादों की भी भरमार हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी घोषणा कर दी है। केजरीवाल की घोषणा के मुताबिक अब सरकार बनने के बाद दिल्ली की बसों में छात्रों को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही मेट्रो में भी छात्रों को 50% किराए में छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस उनके इस वादे पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति है, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिखे। 10 साल आप सत्ता में रखे, 10 साल में एक पत्र भी लिखा। आपके पास बस सर्विस थी, बस सर्विस में आप डिस्काउंट दे सकते थे। अभी तक क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे? जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे? अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार, बोलने दीजिए जो बोलना है। इस बीच नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के पार्षद रविंदर सोलंकी और नरेंद्र गिरसा भाजपा में शामिल हुए। रविंदर सोलंकी बापरोला से पार्षद हैं, वहीं नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी से पार्षद हैं। फिलहाल दिल्ली में नामांकन पूरा हो चुका है और नेता अब प्रचार में लग गए हैं। जनता 5 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली में बदलाव चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए, ये तो मतदाता तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी। कैमरा राजेंद्र जोशी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली की सियासत में किस प्रकार से वायदों की झड़ी लगी हुई, इस विषय पे हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको चर्चा के साथ साथ खबर भी दिखाएंगे कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को लेकर किस प्रकार से आज वहां उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री पहुंचे, क्या कुछ बड़ी बातें कि इस खबर पर होगी हमारी नजर। पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए।
नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली से जुड़ी हुई सियासी खबरों को लेकर। इसी पे है चर्चा, इसी से जुड़ा हमारा विशेष। दिल्ली में खुला वादों का पिटारा, और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। यासिर जिलानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। मोहम्मद आसिफ, कांग्रेस के नेता। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यासिर जिलानी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज आपका संकल्प पत्र की पहली कड़ी आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही साहब आपने उनके ही वायदों को चुरा के कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है, कुछ नया नहीं है आपके पास में। देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार 11 साल से जनता के सामने झूठ परोस रही है। कोई भी सार्थक काम किया होता तो आज उन्हें हर 15 मिनट के बाद झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। आज हमारा जो संकल्प पत्र का पहला संस्करण जो आया है, उसमें हमने जनहित, जनता जनहित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो हमने और भी राज्यों में अपना कर्तव्य मान के जमीन पे लगातार क्रियान्वित किया है, उसी की ये अगली कड़ी दिल्ली के लिए। जब दिल्ली की सरकार आएगी, हमारी सरकार बनने जा रही है, तो हम पहले कैबिनेट नोट में आयुष्मान योजना जो है, जो अब तक इन्होंने लागू नहीं किया है, उसको हम लागू करेंगे। उसमें कंडीशन भी बदल दिया है। हमने जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, आप 5 लाख के अलावा उन्हें 5 लाख प्लस की भी चीजें 10 लाख कर दिया है। और हमने एक हमारी योजना है अटल कैंटीन योजना। इस योजना को आप अलग राज्यों पे भी पता कर सकते हैं। आप तो बहुत रिसर्च वाली पत्रकारिता करते हैं। यकीन करें कि ये योजना जो गरीबों के लिए 5 रुपए का पौष्टिक भोजन दिया जाता है उस कैंटीन में, उसको हम दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। तो ये हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं और इनका 11 साल का जो कार्यकाल है वो जनता ने ठीक है, आपका जनहित का काम और 11 साल का इनके काम को जनता तुलना करेगी। बिल्कुल यासिर जी, मैं आता हूं आपके पास में। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, सवाल यह है कि भले ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब कॉपी पेस्ट करके आपने उनकी ही एक तरीके से वायदों की झड़ी लगाई है, लेकिन उसमें वो थोड़ा आगे निकल गए। आप जहां 2100 दे रहे हैं वो 2500 दे रहे हैं, और कैंटीन के माध्यम से पोषक खाना देने की भी बात हो रही, वो भी 5 रुपए में। तो कई चीजों में वो आपसे आगे निकल रहे हैं ना। जुमलेबाज पार्टी है, उनको जुमले बोलना है, घोषणा करनी है और निकल जाना है, चुनाव के बाद भूल जाना है। ये यही करते हैं, सब जगह यही किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। आप देखिए 450 में सिलेंडर देना था तो सवाल आया तो बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया केंद्र सरकार ने कि हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। और ये मीडिया रिपोर्ट है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट है। तो इनका जुमला कहना और कह के निकल जाना एक अलग मुद्दा। मैं मध्य प्रदेश का आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में इन्होंने वादा किया था, इनकी स्कीम थी लाडली बहना योजना, जो विधानसभा में खूब जोर शोर से इन्होंने डंका पीटा और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सब जगह फैलाया कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, शुरू किया। लेकिन उसमें से क्या किया, 1,63,00,000 महिलाएं, उनको बाहर करने का फरमान जारी हुआ। ये भी आपकी मीडिया रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कुछ चीजें। तो इनका तो सिर्फ कहना है और कह के निकल जाना है, क्योंकि उस पर अमल करना नहीं है। 2014 का इनका घोषणा पत्र है सर, उसमें इन्होंने लिखा था, लोकसभा चुनाव 2014 की बात कर रहा हूं, इन्होंने प्रॉमिस किया था, उसमें एक पॉइंट था कि दिल्ली में डीडीए और पुलिस दोनों हम दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। क्या हुआ उसका, बताएं जरा यासिर जिलानी साहब, क्या हुआ इस वादे का? ठीक है, इस तो वादे अभी जो इस घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो भी बस एक जुमला समझे दिल्ली के लोग, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आसिफ जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस के नेता है हमारे साथ में। आसिफ जी, अभी के मौजूदा हालात में लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी थोड़ा वायदों में थोड़ा आगे बढ़त बनाए हुए है। आप लोगों के उतने वायदे अभी नहीं आए हैं जिसको लेकर तुलनात्मक बहुत बेहतरी से अध्ययन हो सके, क्यों अभी थोड़ा पीछे चलना है वायदों में? कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं चुनावी जुमला था। तो आज जो चुनावी जुमला भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, अभी मेरे भाई बता रहे थे 450 रुपए का नरेंद्र मोदी जी ने हर रैली में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि राजस्थान में सरकार बनाइए, 450 का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगा। सरकार बने हुए तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो गया है, 450 का सिलेंडर किसी के घर में अभी तक नहीं आया है। 2 करोड़ का वादा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। 2 करोड़ नौकरियों के वादे से कैसे मुकरे, दिल्ली वालों को और हिंदुस्तान वालों को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से प्रचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से प्रचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो वादा करती है उसको निभाती है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर हम 2,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं सरकार बनने के बाद में, हमने वादा किया उसको निभाया। 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं जहां हमारी सरकारें हैं। तो हमने झूठे वादे नहीं करने, हवाई बातें नहीं करनी। हवाई बातें करना ये भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का काम है। किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और कहते हैं हम सरकार में आने के बाद करेंगे। आप ये बात कहां से लेके आते हैं, किस तरीके से दिल्ली वालों को झूठे वादे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उन्होंने कहा था हम साफ पानी पिलाएंगे, वो साफ पानी कहां चला गया? पूरा एनडीएमसी क्षेत्र को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। 5 रुपए की एयरटेल कैंटीन वहां भी चला लेते, अच्छा रहता। आप कुछ करके तो दिखाते दिल्ली वालों के लिए कि बहुत सारी चीजें दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन आती है दिल्ली के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलना है, सिर्फ झूठ बोलना है। और इसके अंदर भारतीय, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, इस चीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को महारत हासिल है किस तरीके झूठ बोलकर गंगे को कंजा बेचना है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा यासिर जी आपसे रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पे एक साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप वायदे करते हैं पूरे नहीं करते हैं, और आपके कुछ राज्यों के वो चीजें भी गिना रहे हैं। यासिर जिलानी, मीडिया रिपोर्ट। एक तो जो उन्होंने सोर्स बताया है कि मीडिया रिपोर्ट, कौन सी मीडिया रिपोर्ट है वो मुझे नहीं मालूम, आपको ये दिखा भी नहीं पाएंगे। एक पेपर दिखा दिया। देखिए झूठ बोलने में, झूठ बोलने की कला में अरविंद केजरीवाल से कोई उनसे बड़ा कोई माहिर नहीं हो सकता है। वो झूठ बोलते हैं, उनके लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअल हकीकत ये है कि वो दिल्ली वासियों से कट के रह गए, वो हताश है, निराश है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, जब भी वो वीडियो उनका किसी तरह का आ रहा है या कोई उनका बयान आता है तो उसमें वो गुस्से में रहते हैं, वो लोगों से झगड़ा करने की बात करते हैं, वो छीनने की बात करते हैं। कोई सार्थक चर्चा वो नहीं कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, आप देखें, क्योंकि वो नई दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। और आप यकीन करें कि हम इसीलिए जाने जाते हैं कि हमने अगर पालनपुर में भी अपना मैनिफेस्टो बनाया था, पालनपुर के अंदर उसको भी जमीन पे क्रियान्वित किया। हमने तमाम राज्यों में, जिन राज्यों में हमारा मैनिफेस्टो बनता है उसको हमने कर्तव्य मान के हम जमीन पे विजय जी, इनकी तरह जी ठीक है विजय जी, सवाल यही है कि यहाँ का मैनिफेस्टो, वहां का मैनिफेस्टो, और हर बार के चुनाव के बाद जनता किस पे विश्वास करती है। लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली के मैनिफेस्टो पे बात करें तो अभी जो वायदों की झड़ी लगी है उसके बीच में अपने आप में एक बड़ी होड़ दिखाई पड़ रही है कि आपसे एक दूसरे से कैसे आगे निकला जाए। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है आनंद, आप ठीक कह रहे हैं। ये तो बिडिंग ऑफ वोट्स है। आप इसे कह रहे हैं वादों में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, ये बिडिंग जैसा हो रहा है। आपने बेहतर शब्द दिया सर, बेहतर शब्द दिया आपने। उसकी एक पूरी की पूरी रेस हो रही है
और महत्वपूर्ण बात है कि कोई 1100 देता है, फिर इसको 2100 करता है, फिर कोई 2500 कर रहा है, फिर दूसरा 2500 कर रहा है, और सब लोग एक दूसरे के वादे याद दिला रहे हैं। जो लोग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वादे याद दिला रहे हैं, उन्हें हिमाचल में ओपीएस याद नहीं। जो हिमाचल के ओपीएस की याद दिला रहे हैं, उन्हें राजस्थान के 450 रुपए का सिलेंडर याद नहीं। और आम आदमी पार्टी को याद नहीं कि उन्होंने पंजाब में क्या वादा किया था महिलाओं को 1000 रुपए देने का। तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब दिल्ली की बात करें तो क्या दिल्ली का मुद्दा सबसे बड़ा क्या था? जो दो बड़े मुद्दे जिन पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो था कि यमुना का पानी साफ हो, यमुना साफ हो, और पीने का पानी साफ मिले। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वो ये कर पाई है? नहीं कर पाई है। उनको छोड़ दीजिए, तो क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है कि अगले 5 साल में हम दिल्ली का स्टेटस ये करेंगे यमुना को लेकर या पीने के पानी को लेकर? तो जो महत्वपूर्ण योजना है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं की गई है। तो ये बिडिंग ऑफ वोट्स को बजाय यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जरूरी चीजों पर काम किया जाए, रोजगार पर काम किया जाए, और फिर अब आप लगातार वोट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फ्रीबीज को लेकर, आरबीआई ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने क्या कहा? केवल ये बातें होती हैं, जब चुनाव आता है तो सब उसी रेस में दौड़ रहे हैं। मुश्किल बात यह है सर कि सबको पता है कि हकीकत क्या है, जमीन पर क्या स्थिति है, बजट की क्या स्थिति है, सरकारों की क्या स्थिति है, लेकिन हम लगातार बजट को बढ़ाते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब वादों का टाइम है, अभी वादों की रात ही है, जब वादों की रात खत्म होगी फिर सुबह देखनी होगी कि कितनी उजाले भरी होगी। बिल्कुल, और किस प्रकार से उजाले में दिक्कतें हो रही हैं या बादल छा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं कई राज्यों में। जिलानी साहब, समस्या ये है कि जब बाकी विरोधी दल आपके करते हैं वायदे कोई किसी प्रकार के, तो आप कहते हैं साहब ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, और आप जब आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि साहब ये तो हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें करना बड़ा जरूरी है। दोनों में फर्क ऐसे समझाएंगे यासिर जी? नहीं, फर्क हम इससे देखिए, हम फर्क ये समझा रहे हैं लोगों को। 70 विधानसभा में जाके उसका नतीजा आप समझ लें कि आज भी लगातार पिछले 1 हफ्ते से अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है, और जिन जिन विधानसभा में इनके नेता जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जनता लगाती है, इसलिए ये हताश दिखाई दे रहे हैं। हमारे वादों पे लोग यकीन करते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बात कह रही है तो वो उसको करेगी। इन्होंने क्योंकि किसी तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं सेट किया, इन्होंने किसी तरह की कोई जो भी वादे की, इन्होंने, आप देखिए कि अब मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप 11 साल से इनका रिकॉर्ड देखिए दिल्ली में। इन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी ने सही कहा कि आपने हर नल को जल की बात कही। नल में जल की तो बात छोड़ दीजिए, जल के नाम पे एकदम काला और अजीब सा मटमैला सा पानी दे रहे हैं। आपने गड्ढा मुक्त सड़क दिल्ली को देने की बात कही थी। गड्ढा, सड़क तो दिखती नहीं, गड्ढा ही देखती। आप अगर लोअर इलाके में चले जाएं, जो कच्ची कॉलोनियां हैं जहां पे इनका अपना क्षेत्र अधिकार है, जिसपे ये काम कर सकते थे इनके एमएलए, जो 62 एमएलए, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी इनके एमएलए पे इतना जबरदस्त है कि लोग काले झंडे दिखा रहे हैं इनको। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, ये जो जनता है वो इनसे सवाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल का विरोध अगर किदवई नगर में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का विरोध अगर वाल्मीकि बस्ती में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का विरोध कनॉट प्लेस की जनता कर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी नाराजगी और कितना। बिल्कुल, ये नाराजगी या खुशफहमी है अगर क्या है, ये 8 तारीख को तो पता लगेगा। पुष्पन जी, सवाल ये है, आपने इससे पहले जवाब में आरोप लगाया, आरोप ये कि साहब जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उस वायदे के आधार पर 167 विधानसभा सीटें बीजेपी जीती थी। दूसरी ओर आप वायदों का जिक्र कर रहे हैं, तो आपका भी पंजाब में सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वायदा किया था। 3.5 साल होने को आए हैं, 2.5-3 साल के आसपास में, अभी तक वो जमीन पर नहीं उतरा। तो आप एक पे सवाल उठाएंगे, एक उंगली उठाएंगे, तो आप पे भी तो 4 उठ रही हैं। आपके भी वायदे तो अधूरे हैं, दिल्ली में भी बहुत कुछ अधूरा है। नहीं, दिल्ली में कुछ भी अधूरा नहीं। अरे सर, आपने कहा साहब, यमुना साहब कहाँ दी सर? बता रहा हूँ ना सर जी। दिल्ली में हमने प्रॉमिस किया कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने दिया। दिल्ली में हमने कहा था हम पानी फ्री देंगे, हमने दिया। दिल्ली में हमने कहा था हम महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा देंगे, हमने दिया। दिल्ली में हमने कहा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, हमने किया। हमारे सारे प्रॉमिस, हमने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हमने किया। उसके लिए हमको जाकर के एलजी के यहाँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, सब कुछ रात भर
धरना देना पड़ा। आप सबने देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट किया था, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाई, सारा करके दिल्ली की जनता के लिए। 10 लाख सीसीटीवी की बात हुई थी, हमने कितने लगे हैं सर? हम आज भी जितने लगे सब वर्ल्ड दुनिया के किसी भी शहर से सबसे ज्यादा दिल्ली में लगे हैं सर, बताइए। सर मैं तो बता रहा हूं दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं। दूसरी संख्या तो होगी, तीसरी बात मैं संख्या भी दे दूंगा। तीसरी बात आपको बताऊं कि जो आप ये कह रहे हैं कि यहां विरोध हो रहा है, वहां विरोध हो रहा है, कहीं विरोध नहीं हो रहा। किसी मीडिया में कहीं कोई रिपोर्ट नहीं विरोध की, सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है अरविंद जी के खिलाफ, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है। हमारी सारी योजनाओं की आप कॉपी कर रहे हैं, उसी को घोषणा पत्र में डाल रहे हैं कि हम भी ये करेंगे, हम भी। अरे भैया आपको करना है तो केजरीवाल जी को ही करने दो ना, आपको क्यों मौका दें? आपको क्यों मौका दें? दूसरी बात, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आपने वादा किया था, हरियाणा में आपने वादा किया था, सुनिए, हरियाणा में आपने 2100 रुपए देने का वादा किया था, लाडो लक्ष्मी योजना आपने बनाई थी, नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं बताएंगे 2100 रुपए, 3 महीने बीत गए, आज पुष्पेंद्र जी सामने उंगली उठाएंगे, स्टेशन तक पुष्पेंद्र जी सामने उंगली उठाएंगे, अपना वाला जवाब नहीं देंगे आप क्या? पंजाब वाला मैंने कहा ना कि वहां पे वर्क हो रहा है, अच्छा ठीक है, वहां भी मिलेगा, ठीक है, वर्क हो रहा भी नहीं मिलेगा, ओके। आसिफ जी सवाल ये, ठीक है, ओके पुष्पेंद्र जी, ठीक है, पार्टी आसिफ जी सवाल ये है कि आपकी 15, ठीक है पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, आसिफ जी सवाल ये है कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की 15 साल की पूरी लेगेसी को एक तरीके से खत्म करके आम आदमी पार्टी आई थी, और वो कह रहे हैं उन्होंने जो वायदे किए थे 2012, 13, 14 के आसपास से, वो उन्होंने सारे पूरे कर दिए हैं। वो गिना रहे हैं आंकड़ों के साथ में, कह रहे हैं साहब आपकी तो जरूरत ही नहीं है। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने जब चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा तो सबसे पहले इन्होंने कहा हम कच्चे कर्मचारियों को जो आज था ये पक्का करेंगे। कम से कम लाज शर्म के नाते जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है आपका, जहां से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जिस विधानसभा पे, जिस वाल्मीकि बस्ती में आप गए, कम से कम उन्हीं लोगों को आप पक्का कर देते तो कम से कम दिल को सुकून मिलता दिल्ली वासियों को। और मैंने अब भी आपसे चैनल पे पहले भी कहा था कि दिल्ली सरकार के अंदर जो कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को, हमारे भाइयों को पक्का कर देते तो मान लेते हम आम आदमी पार्टी अपने वादों को पूरा करती है और उन पे खरी उतरती है। लेकिन खरे उतरे कैसे? 34 महीने हो गए पंजाब के अंदर सरकार बने हुए। इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर ही हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए का पता नहीं कहां है, कैसे कैसे नहीं है। हमने वादा किया था, हमने जो वादा किया कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर महिलाओं को 2000 रुपए महीना मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का विकास किया। शीला जी की सरकार के दौरान में 15 साल के अंदर दिल्ली को किस तरीके से खूबसूरत बनाया, किस तरीके से दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती थी, किस तरीके से लोगों को पानी मिलता था, किस तरीके से दिल्ली वालों की सड़कें बेहतर होती थी। उसी सड़कों को लेकर आतिशी ने कहा था इन गड्ढों को दिल्ली के 6 महीने में हम भर देंगे। अच्छा आसिफ जी एक चीज और चल रही, क्योंकि ये बात हो रही कि साहब ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी बहुत तेजी से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद ऐसी स्थिति बने कि आप मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एक साथ खड़ी हो, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है इस विषय पे। देखिए हम दिल्ली की जनता के मुद्दे पे हर जगह खड़े। दिल्ली की जनता को लेकर जब आम आदमी पार्टी की सरकार में एक टैंकर माफिया हावी हुए, आतिशी जी ने कहा पहले 400 थे, आज 2000 हो गए। कांग्रेस के टाइम में 400, इनके टाइम में 2000। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है, यानी टैंकर माफिया को किसने बढ़ाया? आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने। उसका हमने विरोध किया। हमने विरोध किया जो गंदा पानी मिल रहा था लोगों को पीने के लिए, उसका विरोध हमने किया। जो सड़कें गड्ढे थी उनको भरने के लिए हमने विरोध किया, सड़कों पर शराब मेरी सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं उसी बात को लेकर। हमने शराब नीति को लेकर अनिल चौधरी जो हमारे अध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने कैंपेन चलाया किस तरीके से शराब नीति के खिलाफ हम कोर्ट गए, कानूनी कार्रवाई हुई। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ में इस तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे लिए दिल्ली की जनता सौप्रिय है। हमारे वादे दिल्ली की जनता के लिए, हम झूठे वादे नहीं करते। दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा सवाल ये था। मैं आपसे कह रहा हूं दिल्ली की जनता के लिए हर तरीके से तैयार है। दिल्ली की जनता को कुछ नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादे हैं दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता को जो शासनकाल वैसा ही शासनकाल दिल्ली में। आसिफ जी पुष्पेंद्र जी समय सीमित है, हाँ या ना, दोस्ती होगी या नहीं होगी? देखिए हमारे पास इस समय दोस्ती दुश्मनी करने के लिए कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने मुद्दे चुना रहे हैं। हमें महिला सम्मान योजना के तहत सर ये तो रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। पुष्पेंद्र जी ये रिपीट हो जाएगा। मेरा सवाल नहीं वादे फिर आप रिपीट कर रहे हैं। महिलाओं को माफ करें। देखिए विजय जी से सवाल आप दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? एक सेकंड नहीं फिर बात खत्म हो, बात खत्म। आप मुद्दे पे जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। माफ करें विजय जी, सवाल ये है विजय जी, एक सेकंड पुष्पेंद्र जी, आरिफ जी एक सेकंड प्लीज। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे, अपनी तकरीर करेंगे तो फायदा नहीं है। विजय जी सवाल यही है, क्योंकि इस चुनाव के बीच में बड़ा चर्चा चल रही है कि अगर ऐसी स्थिति आती है
तो क्या फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो सकती है? अरविंद जी, आपकी जो क्या कहते हैं भलमनसाहत है, शराफत है, उसको मुझे थोड़ा सा वो आ रहा है, रहम आ रहा है। अरे वो लोग तो 2013 में जिस सरकार को हराया था, शीला दीक्षित सरकार को, उसके बाद भी उनके साथ थे, और अभी तो 4 महीने हुए हैं। आप इतना जल्दी क्यों भूलते हैं? 4 महीने, अभी थोड़ा सा पॉज बटन दबा हुआ है, जरूरत पड़ेगी। और अभी आसिफ साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, तो आप भरोसा तो कीजिए आसिफ साहब पर, आप भरोसा ही नहीं कर रहे। मुझे आपसे मोहर लगवानी थी, आप मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं सर। मुझे जो समझ आ रहा है क्या वही आपको समझ आ रहा, मैं आपसे समझना चाह रहा था जी। तो दोस्ती के लिए वो तैयार है, दोस्ती अभी पहुंच रहता है। कई बार होता है ना, चाय पर से नाराजगी हो जाती है थोड़ी देर के लिए जी, तो दोस्त तो दोस्त रहता है। ये इतनी कच्ची दोस्ती नहीं होती है। शोले देखी नहीं आपने, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे जी। नहीं, मैं कुछ ठीक है। यासिर जी, सवाल ये है कि अगर ये लोग इस तरह से कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से संभावना हो सकती है अगर ऐसी, तो वो गुंजाइश छोड़ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक चुनौती है यासिर जिलानी? भारतीय राजनीति में खास करके आम आदमी पार्टी का जो चरित्र सामने आया है पिछले 11 सालों में, वो मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कब कब कैसे कैसे पलटी मारी है, वो सब जानते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अभी तो जनता इनसे 11 साल का सवाल पूछ रही है। जनता से इन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने नहीं किया है। अच्छा देखिए, इन्होंने एक आपको बताऊं, इन्होंने कहा था 2 लैंडफिल साइट है, बलसवा जहांगीरपुरी और अपना गाजीपुर। इन्होंने कहा कि एमसीडी जीतने से पहले कि मैं यहां फुटबॉल ग्राउंड बना दूंगा जैसे ही मैं जीतूंगा, और इस कूड़े का जो हाइट है उसको कम कर देंगे। कूड़े की हाइट कम नहीं हुई, आप जाके अभी भी प्रैक्टिकल तौर पे कोई भी दिल्ली वाला जाके देख सकता है। कल वहां से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने लाइव वीडियो भी चलाया है, वहां पे इनके गुंडों ने उनके ऊपर हमला भी किया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। इनके पास कुछ भी कहने के लिए अब नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। और झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको जो डर इनके अंदर समाया हुआ है कि ये नई दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं जी। ठीक है पुष्पेन जी, अगर आप ठीक है पुष्पेन जी, समय लगभग खत्म हो गया। हाँ पुष्पेन जी, समय खत्म हो गया। अगर आप ये इस पे स्पष्टीकरण देना चाहें कि साहब कांग्रेस तो गुंजाइश छोड़ रही है, आम आदमी पार्टी गुंजाइश छोड़ रही है क्या? देखिए, हमें कोई गुंजाइश की जरूरत नहीं है। हमने इतना काम किया दिल्ली में, और हमने जो वादा किया है, गुंजाइश नहीं कर रहे, मुझे बस यही सुनना था। बहुत बहुत शुक्रिया, समय सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और उस खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से देश में मोबिलिटी को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते गाड़ियों के बाजार पर खुशी जाहिर की तो ऑटो सेक्टर में तकनीकी तरक्की के आंकड़ों को भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की तेजी से बढ़ती डिमांड के साथ कदम ताल करने की अपील की इंडस्ट्री से, तो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरने की अपील की है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आगाज 17 से 22 जनवरी के बीच 3 अलग अलग जगहों पर आयोजन। भारत एक शानदार डेस्टिनेशन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। एक साल में 2.5 करोड़ गाड़ियों का बिकना ये दर्शाता है कि भारत में इसका बाजार कितना बड़ा है। देश के मोटर वाहन उद्योग ने पिछले साल 12% की वृद्धि देखी, जो यह बयान करती है कि जितनी कई देशों की आबादी नहीं है, भारत में उससे ज्यादा गाड़ियां एक साल में बिक जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ता मध्यम वर्ग, तेजी से हो रहा शहरीकरण
और किफायती वाहन भारत में मोटर वाहन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के इस वर्ष की थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन, सहयोग, नवाचार और स्थिरता के महत्व को रेखांकित करता है, जो वैश्विक मोबिलिटी परिदृश्य में क्रांति लाने का वादा करता है। भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PLI योजना को लागू किया, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी हुआ है। मेक इन इंडिया अभियान को PLI स्कीम से नई गति मिली है। PLI स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब क्रिएट करते ही है, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा MSME सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो MSMEs, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन ईंधन, जैव ईंधन ऐसी तकनीक के विकास पर सरकार का ध्यान है। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 640 गुना बिक्री हुई है और इस सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार सहयोग कर रही है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 मोबिलिटी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी भविष्य की दिशा तय करता है। भारतीय और वैश्विक प्रतिभागियों के सहयोग से यह एक्सपो हमारे यात्रा और संपर्क के तरीकों को पुनः परिभाषित करने का वादा भी करता है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि मोबाइल कॉल फ्रॉड से बचाने आया है संचार साथी ऐप। क्या है पूरी खबर, कैसे होगा ये मददगार, इस पर डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। और खबरों में आगे बढ़े पहले उससे पहले आपको नजर बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पर डाली है नजर, उसका जिक्र करते हैं। अब तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया है। अभी तक की बात की जाए तो सौगातों का संकल्प पत्र जो कि दिल्ली में बीजेपी ने आज जारी किया। इसके अलावा दिल्ली में नामांकन का काम आज पूरा हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कर दिया है। देश में सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो शो, मोबिलिटी शो, एक तरीके से उसकी शुरुआत हुई है। इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। तो अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोबाइल फोन के माध्यम से धोखाधड़ी और फोन चोरी जैसे अपराधों के रिपोर्ट करने के लिए आज संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से आम लोगों को बहुत सुविधा होगी तो फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र और 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्किल रोमिंग की भी आज उन्होंने शुरुआत की है।
धोखाधड़ी वाले मोबाइल कॉल आपके मोबाइल फोन पर कभी न कभी जरूर आया होगा। आपका फोन चोरी भी हो सकता है या खो भी सकता है। ऐसे में मोबाइल उपभोक्ता को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को संचार साथी का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 16 मई 2023 में इसकी वेबसाइट शुरू की गई थी, जो बेहद सफल रही थी। जो पोर्टल की सफलता विश्वव्यापक रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने विजिट किया है, करीब 2.25 करोड़ फोन्स को हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं, जो या तो गलत तरीके से रजिस्टर हुए हैं या फ्रॉड में भागीदार रहे हैं, और वहीं 11 लाख म्यूल के अकाउंट्स भी हमने फ्रीज किए हैं और 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हमने डिस्कनेक्ट किए हैं। अब संचार साथी के मोबाइल ऐप आ जाने से लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। इस ऐप की सहायता से फ्रॉड वाले कॉल की रिपोर्टिंग आसान होगी। साथ ही ये आम जनता को सीधे अपने मोबाइल फोन के कॉल लॉग से ऐसे नंबर को चिन्हित करने और उसकी रिपोर्ट करने की भी सुविधा देगा। हमारे इस पोर्टल से, जो अब आपके फोन पे ऐप के रूप में आ चुका है, जो 25 लाख फोन चोरी किए गए थे, जिनको डिस्कनेक्ट किया गया, उसमें से 15 लाख भी हमने ट्रेस भी कर लिए। तो टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत देती है, पर जैसे कोई भी आविष्कार होता है, कभी कभी गलत लोग भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा संचार साथी पोर्टल और अब जो ऐप लॉन्च हुआ है, वो एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग की 2 अन्य पहलों, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र तथा डिजिटल भारत निधि से वित्त पोषित 4G मोबाइल साइट पर इंस्टा सर्किल रोमिंग की भी शुरुआत की है। डिजिटल क्रांति की तेजी से विस्तार से आम लोगों को आसानी तो हो ही रही है, ये पूरी तरह सुरक्षित भी हो। मोदी सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बताते हैं कि संचार साथी जो लॉन्च हुआ है वो किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि संचार साथी मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग हुई है। दूरसंचार विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज को कर सकने की, रिपोर्ट कर सकने की क्षमता एक तरीके से लोगों को आपके हाथ में होगी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, वेबसाइट पे चक्षु पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत। फोन चोरी या गुम होने पर भी उसको ब्लॉक करने की सुविधा होगी। वेबसाइट पर मौजूद QR कोड से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के माध्यम से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये अपने आप में आम लोगों को हाथ में ताकत देता है, सशक्तिकरण देता है। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पे एक तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इसको लॉगिन करना है, किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ना है, उसको भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से जो फोन के माध्यम से फर्जी फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने में मदद मिलेगी। तो ये अपने आप में, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, उसके बाद में ये आप अपनी जानकारियां इसमें साझा करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई आपको फ़ोन कॉल आता है इस प्रकार का जो कि धोखाधड़ी कर सकता है, वो वहाँ पे ट्रेस होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से कोशिश हो। धोखाधड़ी से लिए गए कनेक्शन से जानकारी मिल सकेगी। यहाँ पे फर्जी कनेक्शन को आप ब्लॉक करा सकते हैं अगर आपको जानकारी मिलती है। चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की सुविधा भी एक तरीके से यहाँ पे मिलेगी। स्कैम और फ्रॉड की भी शिकायत आप कर सकते हैं। इस्तेमाल जो आप मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं वो अपने आप में सही है, चोरी का नहीं है, उसकी जानकारी भी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। और भारतीय नंबर से आ रही विदेशी कॉल को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। वायरलाइन इंटरनेट प्रदाता कौन है, जब आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको इस ऐप के माध्यम से आपके फ़ोन पे मिलेगी। तो आपको एक पारदर्शी तरीके का एक माहौल मिलेगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए। ब्लॉक या स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल ऐप पर आप एक तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, उसकी आपको सूचना देनी है, उसके बाद फ़ोन का आप नंबर डालिए, कंपनी और IMEI नंबर डालिए, उसकी जानकारी साझा कीजिए।
चोरी का स्थान, तारीख, एफआईआर नंबर और एफआईआर की कॉपी उसमें लॉन्च कीजिए। उसके बाद में पहचान नंबर, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर, नाम, इन तमाम जानकारियों को आप साझा कीजिए। इसके साथ जानकारी देने के बाद CEIR फोन आपको इसको ट्रैक करेगा। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो एक तरीके से उसकी सुविधा भी है और उसको वो ट्रैक करेंगे। और दूसरा सिम जैसे ही आपके उस फ़ोन में यूज़ होगा उसकी लोकेशन मिल जाएगी और वो जानकारी एक तरीके से आप तक पहुंचेगी। तो इस ऐप के माध्यम से आप अपने चोरी हुए फ़ोन या गुम हुए फ़ोन को भी आप उसकी जानकारी निकाल सकते हो। वो एक तरीके से आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस ऐप के माध्यम से पारदर्शी तरीके से, चिंता मुक्त तरीके से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे महाकुंभ की महातस्वीरें। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। इस बार 4 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। पेरिस पैरालंपिक में जेवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें 17 पैरा एथलीट हैं जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी दिए गए हैं। इनके अलावा 5 कोच को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। इस बार 4 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल रत्न पाने वालों में पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, लगातार दूसरी बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार शामिल रहे। 18 वर्षीय डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब हासिल किया। वे सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। वहीं वे विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। वे शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष टीम का भी हिस्सा थे। 22 साल की मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर
10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया। हरमनप्रीत ने भारत के अभियान में अहम भूमिका निभाई और 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में एशियाई रिकॉर्ड के साथ T64 कैटेगरी हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। एथलेटिक्स में सूचा सिंह को और पैरा तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 के विजेता सूचा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक रहे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे को शूटिंग में, संदीप सांगवान को हॉकी में दिया गया। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार का लाइफ टाइम पुरस्कार एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अरमांडो एग्नेलो कोलासो को फुटबॉल के लिए दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दी गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित करना और मान्यता प्रदान करना है। सुचित्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और खबर कुंभ से जुड़ी हुई। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 का संबंध भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा से तो है ही, दुनिया के इस सबसे बड़े समागम का आर्थिक पहलू भी है। कई संस्थाओं के मुताबिक 45 दिनों के इस महाकुंभ में लगने वाली दुकानों से ही 20,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी और सरकार की कमाई तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। कैसे, देखिए आप इस रिपोर्ट को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यह किसी एक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक सनातन विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए केवल 121 दिनों के लिए एक नया जनपद ही बना डाला। ये विहंगम दृश्य है उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जिले का, जिसका नाम है महाकुंभ नगर। भारत की अनादि सनातन परंपरा का साक्षी रहा प्रयागराज का नया जिला 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अस्तित्व में रहेगा। मकर संक्रांति के दिन जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया, जब एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही महाकुंभ नगर विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। 45 दिनों तक चलने वाले कुंभ मेले के लिए सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। 2019 के कुंभ के मुकाबले इस बार मेला आयोजन पर खर्च 72% ज्यादा है। यहाँ प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए आवासीय सुविधा के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए हैं। करीब 4,000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 102 पार्किंग स्थल बनाए गए, जिसमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 550 परियोजनाओं को पूरा किया। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में
अगर 40 करोड़ लोगों से अधिक लोग आते हैं और अगर हम औसत रूप से 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति का व्यय भी मान लें तो कुल आर्थिक लाभ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल सकल घरेलू आय के 0.8% के बराबर है, भारत की आय के 0.7% के बराबर है। इससे निश्चित ही उत्तर प्रदेश को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने और निकट भविष्य में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अवश्य सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि टूरिज्म सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। CAIT के मुताबिक इससे 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। कैट का यह भी मानना है कि यहां पर लगने वाले दुकानों की कमाई 20,000 करोड़ रुपए के पार होगी। तीर्थ यात्रा और धर्म से जुड़े सामानों का कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पहली बार कुंभ की परिक्रमा के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए है। केवल इस गतिविधि से 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। देश को 2 लाख करोड़ का लाभ होगा, जिसमें लाखों दुकानदारों को, लाखों जो है लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ती हुई नजर आती है। यदि हम भारत के स्तर पर देखते हैं तो पूरे भारत से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान खान को क्यों हुई 14 साल की सजा? क्या है इजराइल हमास युद्ध विराम का ताजा अपडेट? म्यांमार को क्यों लगा बिजली का झटका? ईरान के राष्ट्रपति क्यों पहुंचे मॉस्को? देखिए मेरे साथ रात 10 बजे सिर्फ खबर दुनिया की में। इधर लेपर्ड के शिकार बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन हमारे लोगों को इस पैंतर से राहत पहुंचाए। ग्रामीण वाले आंदोलन